Hello everyone, this is your tutor from ADG Biotechnology Education YouTube channel. Today I am going to explain you about the vector. So in the previous lecture I have already discussed about the vector, what is vector and the types of vector, like what is the functions of the vector, as well as what is plasmid vector and what is cosmid vector. All these things I have already explained in the previous lecture. So in this video I will discuss only the back and the yak vector. सो हमारा जो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोमल वेक्टर होता है और जो ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोमल वेक्टर होता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे. सो दिस the yak and the back vector has been mentioned in the syllabus of the BTech in biotechnology in the AKTU examination, as well as also it is important for all the students who are pursuing their degree in the biotechnology. सो बेसिकली यैक एंड बैक वेक्टर क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे. उसके पहले भी हम लोग देखेंगे कि आर्टिफिशियल क्रोमोजोमल वेक्टर क्या होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं आर्टिफिशियल क्रोमोजोमल वेक्टर हैं. सो फर्स्टली व्हाट वी विल सी कि व्हाट इज़ आर्टिफिशियल क्रोमोजोमल वेक्टर, ये क्या होते हैं, एंड देन इसका एग्जाम्पल देखेंगे जो कि यैक एंड बैक वेक्टर है. फिर उसके बाद बैक वेक्टर क्या होता है, इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, एंड हाउ द मैकेनिज्म ऑफ द बैक वेक्टर इज़ परफॉर्म्ड, एंड देन वी विल सी दी यैक वेक्टर. एंड यैक वेक्टर में देखेंगे साइज़ क्या है, स्ट्रक्चर क्या है और चैलेंजेस क्या है यैक क्लोनिंग के लिए. फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यैक वेक्टर जो होता है इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द यैक वेक्टर. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. सो फर्स्टली व्हाट इज़ आर्टिफिशियल क्रोमोजोमल वेक्टर. सो एज़ यू ऑल नो दैट वेक्टर जो होता है ये एक व्हीकल की तरह काम करता है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है डीएनए को, जो फॉरेन डीएनए होता है या फिर डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, फॉरेन डीएनए और डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को ये ट्रांसफ़र करने का काम करता है. सो बेसिकली ये फर्स्ट जो है इंटीग्रेशन परफॉर्म करता है. इट मीन्स अगर हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर को ले रहे हैं तो वो वेक्टर क्या करेगा कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा खुद में जो है वो इंटीग्रेट करेगा. इंटीग्रेट करने के बाद वो जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा होस्ट की बॉडी के अंदर, सो दैट दे कैन मल्टीप्लाई एंड मेक मोर नंबर ऑफ कॉपीज़. सो ये जो है एक ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल की तरह काम करता है. सो आर्टिफिशियल क्रोमोजोमल वेक्टर भी वही होगा, मतलब वेक्टर का काम तो नहीं चेंज हो जाएगा, बट आर्टिफिशियल क्रोमोजोमल वेक्टर में ये है कि यहाँ पे हम लोग कुछ जो है आर्टिफिशियली डिज़ाइन करेंगे सो दैट जो वेक्टर की कैपेसिटी है, मतलब जो नेचुरल वेक्टर है उसकी कैपेसिटी अगर कम है तो उसकी कैपेसिटी को इन्हेंस करने के लिए हम लोग जो है आर्टिफिशियल क्रोमोजोमल वेक्टर को जो है डिज़ाइन करते हैं. एंड जो आर्टिफिशियल क्रोमोजोमल वेक्टर का वन ऑफ द मोस्ट एडवांटेजेनियस फीचर होता है वो ये होता है कि ये जो है लार्जर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए को जो है कैरी कर सकता है. सो दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द आर्टिफिशियल chromosomal vector. So let's see what is artificial chromosomal vector. So vector that has capability to carry the larger gene sequence than any other vector are called as the artificial chromosomal vector. So as I have already told you कि जो आर्टिफिशियल क्रोमोजोमल वेक्टर होते हैं ये जो है बहुत बड़ा जो लार्ज सीक्वेंस होता है हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को, उसको भी कैरी करने के लिए कैपेबल होते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल क्रोमोजोमल वेक्टर. और नॉर्मली हम लोग देखें जो नेचुरल वेक्टर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी अगर उनको बोल दिया जाए कि 1000 KB का हमें डीएनए सेगमेंट्स को कैरी करना है, सो दे विल नॉट बी एबल टू कैरी द 1000 KB सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए. सो फॉर दैट पर्पज़ in such cases we uses the artificial chromosomal vector. So what are the examples of the artificial chromosomal vector? So ये होता है हमारा bacterial artificial chromosome and the yeast artificial chromosome vector.
सो पहला देखते हैं व्हाट इज़ बैक वेक्टर। सो बैक वेक्टर क्या होता है, ये जो होता है इसका सबसे पहले आपको फुल फॉर्म लिखना चाहिए बिकॉज इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। कोई भी चीज़ दी हुई है सो यू शुड नो द डिटेल अबाउट दैट थिंग एंड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ टू नो द फुल फॉर्म ऑफ दैट थिंग। सो बैक वेक्टर में बैक का फुल फॉर्म होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और ये हमारा एक वेक्टर की तरह काम करता है। सो इसका डेफिनेशन क्या है, ये एक जो होता है डीएनए कंस्ट्रक्ट होता है जो कि क्लोनिंग और जो हमारा मेंटेनेंस होता है लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट का बैक्टीरिया में, उसको जो है सपोर्ट करता है। सो बेसिकली क्या होता है, जो BAC वेक्टर होता है ये बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होता है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है, ये एक डीएनए कंस्ट्रक्ट होता है, इट इज़ अ डीएनए कंस्ट्रक्ट। फिर तीसरा पॉइंट क्या करता है, ये अलाउ करता है क्लोनिंग प्रोसेस को, it allows the cloning process, and fourth thing is that it also maintain the DNA, not only the DNA fragment but it also supports or it also allows for the maintenance of the large DNA fragments in the bacteria. सो देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द बैक वेक्टर। सो बैक वेक्टर जो होता है ये एक डीएनए का सेगमेंट होता है जो कि क्लोनिंग को अलाउ करता है, एंड इट ऑल्सो अलाउ फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ द डीएनए इन द बैक्टीरिया। सो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, कहाँ पे मेंटेनेंस को ये अलाउ करता है एंड कहाँ पे क्लोनिंग को अलाउ करता है। सो इनसाइड द बैक्टीरिया, सो दैट्स वाई इट्स नेम इज़ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोमल वेक्टर। फिर उसके बाद है हमारा इसका पर्पज़ क्या होता है। सो पर्पज़ देखिए तो ये जो है क्लोन के पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, एंड ये लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स जो बैक्टीरिया में होते हैं उसको मेंटेन करने का काम होता है करता है। तो ये तो पॉइंट्स जो इसका पर्पज़ है ये तो हम लोगों ने जो है डेफिनेशन में ही देख ली थी कि इसका काम क्या होता है। सो पर्पज़ इज़ टू क्लोन एंड मेंटेन द लार्ज डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द बैक्टीरिया, दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ द बैक वेक्टर। फिर उसके बाद है हमारा जो डीएनए इंसर्ट साइज़ होता है BAC वेक्टर के केस में कितना होता है। सो अगर बैक वेक्टर के केस में देखें तो जो डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं हम लोग वेक्टर के साथ वो होता है 100 to 300 KB, जो कि लार्जर सेगमेंट होता है डीएनए का। सो अगर आप 100 आपके पास जो है डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 100 से लेकर के 300 KB के बीच का उसका जो है साइज़ है, देन इन दिस केस यू कैन यूज़ द बैक वेक्टर for transferring your desired gene of interest into the host organism and for making the multiple number of copies of the desired gene of sequence. सो इसका जो इंसर्ट साइज़ होता है वो 100 से लेकर के 300 KB तक का होता है। अब इसमें जो होस्ट होता है हमारा, होस्ट क्या होता है इसमें यूजुअली ई कोलाई होता है, इट कैन बी अदर ऑल्सो बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जो है ई कोलाई को ही जो है होस्ट के तौर पे यूज़ करा जाता है। फिर उसके बाद है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग ORI कहते हैं। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में क्या होता है यहाँ पर, सो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है उसमें एक सिंगल कॉपी एफ प्लाज्मिड होता है। सो इट मीन्स कि जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उसमें सिंगल कॉपी ऑफ एफ प्लाज्मिड इज़ प्रेजेंट देयर। सो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पर जो है एक सिंगल कॉपी एफ प्लाज्मिड का जो है प्रेजेंट होता है। नाउ सी द एप्लीकेशन पार्ट। सो जो बैक वेक्टर होता है ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट्स में। फिर दूसरा जेनेटिक डिजीज़ेस जो मॉडल्स होते हैं, मतलब कोई भी बीमारी उसका मॉडल तैयार करना है, देन इन दिस केस ऑल्सो द बैक वेक्टर इज़ यूज्ड, एंड और भी बहुत सारे इसके यूज़ होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं। सो देयर लॉट्स ऑफ स्कोप फॉर यूजिंग द बैक वेक्टर। Back vector can be genetically manipulated to carry the desired modification using a technique called the back recombinering. सो बैक वेक्टर को हम लोग जो है जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि वो जो है मॉडिफिकेटेड डीएनए को कैरी कर सके। उसमें हम लोग टेक्निक को यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम रिकॉम्बिनियरिंग कहते हैं। सो लेट्स सी द मैकेनिज्म ऑफ द बैक वेक्टर।
सो अगर हम लोग बैक वेक्टर को देखें तो ये हमारा जो है बैक वेक्टर है। अब बैक वेक्टर में एक सेगमेंट होता है जो कि लैक्जेट जिन का पोर्शन होता है। सो बैक्टीरियल एफ प्लाज्मिड इज कट विद इन द लैक्जेट जिन विथ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। सो जो लैक्जेट जिन का पोर्शन होता है बैक्टीरिया के एफ प्लाज्मिड में, उसको जो है हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके निकाल लेते हैं। सो इट मीन्स ये जो ये लैक्जेट जिन वाला पोर्शन है एफ प्लाज्मिड जो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग कट करके निकाल देते हैं। एंड हम लोग कट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करते हैं। अब ये हमारा स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड होगा आफ्टर कटिंग द लैक्जेट जिन पोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल एफ प्लाज्मिड। फिर उसके बाद ये है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये पूरा जीनोम है, उसमें से हमारा एक पोर्शन होगा जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको हम लोग कट करेंगे। यहाँ पर भी हम लोग जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ही यूज़ करेंगे सो दैट दे कैन प्रोड्यूस द स्टिकी एंड्स। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों पोर्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। सो यहाँ पर जो हमारा एफ प्लाज्मिड है एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इट मीन्स यहाँ से हमारा लैक्जेट जीन तो रिमूव हो गया। रिमूव होने के बाद हमारा एफ डैश प्लाज्मिड और जो हमारा यहाँ से जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इन दोनों को हम लोग लाइगेट करेंगे, मतलब एक साथ इंटीग्रेट करेंगे। एंड ज्वाइन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम को। सो ये जो है हमारा बन गया BAC, मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर। सो ये रिकॉम्बिनेंट हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो गए। नाउ बैक इज़ इलेक्ट्रोपोरेटेड इनटू द ई कोलाई सेल्स। तो मैंने बताया था कि इसका होस्ट जो होता है वो यूजुअली ई कोलाई होता है। तो जब इन दोनों का इंटीग्रेशन हो गया, रिकॉम्बिनेशन वाला प्रोसेस हो गया, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, इस वेक्टर को हम लोग जो है होस्ट की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। सिंस बैक जो है बैक वेक्टर थोड़ा लार्जर साइज ऑफ डीएनए को कैरी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हाई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे सो दैट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो हमारा होस्ट बॉडी होगा उसके अंदर जो है पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। एंड उस पोर्स के थ्रू हमारा जो वेक्टर होगा वो बैक्टीरिया के जो ई कोलाई का है, मतलब ई कोलाई के अंदर वो जो है हमारा ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक फॉर ट्रांसफरिंग द डीएनए इनटू द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अब ये ट्रांसफ़र हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ये सेल्स है, इसको हम लोग जो है एक मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे। मीडियम में हमारा क्या होगा, XGAL या फिर IPTG मीडियम होगा। सो यहाँ पे हमारी वाइट कॉलोनी बनेगी एंड ब्लू कॉलोनी बनेगी। सो यहाँ पे हम लोग जो है सेपरेशन करेंगे। सो वाइट कॉलोनी जो बनेंगी, इसमें जो है हमारा लैक्जेट निगेटिव सेल्स जो है प्रेजेंट है। सो यहाँ पर XGAL जो XGAL है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सो ये होता है हमारा 5 ब्रोमो सो बेसिकली XGAL का फुल फॉर्म क्या होता है, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोलाइल बीटा डी गैलेक्टोसाइड। सो इसका फुल नेम होता है। एंड ये जो होता है ये एक क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज दैट इज अ ब्लू प्रेसिपिटेट अपॉन हाइड्रोलिसिस। सो ये जो है एक ब्लू सबस्ट्रेट को प्रोड्यूस करता है जब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है उस टाइम पे। अब हम लोग देखते हैं कि IPTG क्या है। सो IPTG ये जो है आइसोप्रोपाइल बीटा D1 थायोगैलेक्टोपाइरेनोसाइड है। सो इसका ओवरऑल जो फुल फॉर्म है वो है आइसोप्रोपाइल बीटा D1 थायोगैलेक्टोपाइरेनोसाइड। ये जो होता है एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रिएजेंट होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। सो बैक्टीरिया के अंदर जीन एक्सप्रेशन को इंड्यूस करने के लिए हम लोग जो है IPTG मीडियम का यूज़ करते हैं। सो ओवरऑल मैकेनिज़्म आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अगेन। सो बेसिकली क्या है कि मान लेते हैं ये जो है हमारा बैक वेक्टर है और यहाँ पर जो है इसका लैक्जेट जीन वाला पोर्शन जो है प्रेजेंट है एंड ये जो है F डैश प्लाज्मिडेस का, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करके ये जो लैक्जेट जीन वाला पोर्शन है इसको हम लोग कट कर देंगे। कट करने के बाद हमारा जो पोर्शन बचेगा वो पोर्शन
ये बच जाएगा। अब इधर से क्या करेंगे, मान लेते हैं ये जीनोम है, इस जीनोम में हमारा इतना जो है जीन ऑफ इंटरेस्ट है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम लोग जो है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करके निकाल लेंगे, तो मान लेते हैं ये जो है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब इन दोनों को हम लोग इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक, मतलब विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो है sorry, here we will not use the electroporation technique, but here we will use an enzyme which can बेसिकली हेल्प इन ज्वाइनिंग दिस टू स्ट्रक्चर। सो इसके लिए हम लोग जो है डीएनए लाइगेज एंजाइम का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से इन दोनों को जो है वो जोड़ने का काम करेगा। सो डीएनए लाइगेज एंजाइम को यूज़ करके इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर लेंगे। नाउ इट इज़ अ रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर। अब इसको हम लोग जो है होस्ट की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। सो यहाँ पे हम लोग होस्ट की बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करने के लिए इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक का यूज़ करेंगे। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जो हमारा डिज़ायर्ड जीन ऑफ इंटरेस्ट है विच इज़ कैरिड बाय द वेक्टर इज़ बीइंग ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर जो है पोर्स क्रिएट होगा, एंड उस पोर की वजह से ये जो वेक्टर होगा बैक्टीरिया जो ई कोलाई है उसके अंदर जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब ये ट्रांसफ़र हो गया, मान लेते हैं ये बैक्टीरिया का उसका अपना जीनोम है, तो फिर ये हो गया। अब इसको जो है हम लोग एक मीडियम होगा XGAL या फिर हमारा IPTG मीडियम होगा, उसके अंदर जो है ट्रांसफ़र करेंगे। इसकी मल्टीपल कॉपीज़ तो बनी जाएगी, मतलब इसकी मल्टीपल कॉपीज़ बनने के बाद हम लोग जो है ट्रांसफ़र करेंगे। सो ट्रांसफ़र करने के बाद मीडियम में ट्रांसफ़र करेंगे। जो XGAL है ये जो होता है ये एक हमारा क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट होता है जो कि ब्लू वाइट स्क्रीनिंग में यूज़ होता है। सो बेसिकली ये जो है ब्लू प्रेसिपिटेट को प्रोड्यूस करता है जब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे क्या, जब हम लोग इन सारे सेल्स को इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे एंड IPTG मीडियम भी होगा वहाँ पे जो कि एक रिएजेंट होता है, एंड ये जीन एक्सप्रेशन में मदद करता है बैक्टीरियल सिस्टम में। जब ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर हमारी ब्लू एंड वाइट कॉलोनी बनेगी, ब्लू एंड वाइट कॉलोनी बनेगी। सो लेट मी मेक दी ब्लू कॉलोनी। सो ये मान लेते हैं कि ये ब्लू कॉलोनी बन गई एंड वाइट कॉलोनी बन गई। सो इसमें क्या मतलब होता है कि हमारा जो वाइट कॉलोनी है इट मीन्स दे आर दी लैक्सेड जिन निगेटिव सेल्स। तो मतलब अगर वाइट कॉलोनी है इट मीन्स ये जो है रिकॉम्बिनेंट स्ट्रक्चर को कैरी कर रहा है। कैरी करने का मतलब क्या है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वेक्टर के साथ जो है प्रॉपरली इंटीग्रेट हो गया है। और अगर ब्लू कंडीशन में क्या मतलब है कि हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो जो वेक्टर है उसके अंदर अच्छे से ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। सो यहाँ पे हम लोग जो है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के थ्रू हम लोग जो है अपना डिज़ायर्ड जो सेल्स हैं उनको जो है सेपरेट कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ब्लू वाइट स्क्रीनिंग। सो यहाँ पे जो वाइट कॉलोनीज़ हैं इसमें ट्रांसफॉर्म्ड लैक्सेड निगेटिव सेल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। सो आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर क्या होता है, ये भी जो होता है वेक्टर ही होता है, बट ये जो है लार्जर जीन सीक्वेंस को कैरी करने में हेल्प करता है। फिर दो टाइप के होते हैं, बैक वेक्टर, यैक वेक्टर, एज वेल एज इट कैन बी अदर वेक्टर ऑल्सो, बट हियर वी विल स्टडी ओनली द बैक वेक्टर एंड द यैक वेक्टर। बैक वेक्टर जो होता है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर होता है, DNA कंस्ट्रक्ट होता है जो कि क्लोनिंग और जो लार्ज DNA सीक्वेंस है उसके मेंटेनेंस में हेल्प करता है बैक्टीरिया के बॉडी के अंदर। फिर इसका पर्पस क्या होता है, क्लोनिंग होता है एंड मेंटेनेंस होता है लार्ज DNA सेगमेंट का। फिर इंसर्ट साइज जो होती है वो 100 to 300 KB की होती है। होस्ट जो होता है इसका यूजुअली ई कोलाई होता है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है उसमें सिंगल कॉपी ऑफ एफ प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है। एप्लीकेशन इसका हम लोग जनरली यूज़ करते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट में एंड जेनेटिक डिजीज़ मॉडल्स में। फिर उसके बाद हमने देखा इसका मैकेनिज़्म, एंड आफ्टर द मैकेनिज़्म आई थिंक एवरीथिंग इज़ clear to you. So let's move ahead with the discussion of the another artificial chromosome vector, and that is YAC vector.
सो यैक वेक्टर क्या होता है, ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर होता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर होता है। ये जो होता है एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है दैट एक्ट्स एज अ वेक्टर फॉर द क्लोनिंग ऑफ द डीएनए सीक्वेंसेस, फॉर क्लोनिंग डीएनए सीक्वेंसेस इन द ईस्ट सेल। सो बेसिकली ये एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसका यूज़ करते हैं हम लोग। डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो कि वेक्टर के तौर पे काम करता है, जिसमें हम लोग जो है डीएनए को क्लोन करते हैं ईस्ट सेल के अंदर। इट इज़ ऑफन यूज्ड इन द जीनोम सीक्वेंसिंग एंड द मैपिंग। सो इसको हम लोग जो है जीनोम सीक्वेंसिंग एंड मैपिंग में भी यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद इसकी साइज़ क्या होती है, सो यैक कैन होल्ड अप टू 2 मिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए। सो बैग की जो साइज़ थी वो यैक से कम थी, मतलब ये होल्ड कर सकता है 100 to 300 KB ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट। लेकिन यैक जो है ये और ज़्यादा लार्ज साइज़ के डीएनए फ्रैगमेंट को होल्ड कर सकता है। सो बेसिकली ये कितने मिलियन बेस पेयर के डीएनए को होल्ड कर सकता है, सो इट कैन होल्ड 2 मिलियन बेस पेयर ऑफ डीएनए। इट मीन्स 2000 KB के डीएनए साइज़ को भी जो है ये होल्ड कर सकता है। फिर स्ट्रक्चर जो होता है इसमें जो हमारा यैक वेक्टर होता है इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें जो है प्रेजेंट होती हैं। सो पहला जो होता है एक सेंट्रोमियर होता है, फिर एक टीलोमियर सीक्वेंस होता है एंड इस स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। सो सेंट्रोमियर होता है, टीलोमियर्स होता है एंड इस्ट स्पेसिफिक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। सो दिस थ्री थिंग्स important. Apart from them there are few other parts are also there, so which we will see later. So cloning क्या होता है, यैक आर द मोस्ट एफिशिएंट वेक्टर फॉर क्लोनिंग द लार्ज डीएनए सेगमेंट्स। सो अगर मान लेते हैं कि 2000 के या फिर 1800 किलो बाइट के जो बेस पेयर्स हैं, केबी के जो बेस पेयर्स हैं, उनको जो है अगर उतने बेस पेयर वाले डीएनए को जो है अगर आपको क्या करना है, क्लोनिंग के लिए यूज़ करना है, क्लोनिंग कराना है उनका, देन यू कैन यूज़ दी यैक वेक्टर देयर। सो ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होता है लार्ज डीएनए सेगमेंट्स की क्लोनिंग के लिए। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द यैक वेक्टर। सो बेसिकली हमारा यैक वेक्टर जो होता है उसमें जो है हमारा रिस्ट्रिक्शन साइट 1 होता है एंड रिस्ट्रिक्शन साइट 2 होता है। रिमेंबर दिस थिंग, जो रिस्ट्रिक्शन साइट 2 होगा वो 2 टीलोमियर जो हमारा पार्ट होगा उसके बीच में होगा। सो टीलोमेरिक सेंटर्स जो 2 होते हैं उनके बीच में हमारा रिस्ट्रिक्शन साइट 2 होता है। इट मीन्स यहाँ से हमारी कटिंग परफॉर्म की जा सकती है। फिर इसमें जो होता है ईस्ट सेलेक्टेबल मार्कर होता है, एग्जाम्पल ईस्ट सेलेक्टेबल मार्कर 1 है ये, इसमें एग्जाम्पल जो है URA3 होता है। और फिर उसके बाद हमारा ईस्ट सेलेक्टेबल मार्कर 2 होता है जिसका एग्जाम्पल है TRP1। सो ईस्ट सेलेक्टेबल मार्कर 1 जो था उसका एग्जाम्पल URA3 था एंड इस सेलेक्टेबल मार्कर 2 का एग्जाम्पल जो है TRP1 है। फिर ये एक सेंट्रोमियर रीजन है एंड ये जो है ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस भी जो है इसमें प्रेजेंट होता है। सो और एक बैक्टीरियल सेलेक्टेबल मार्कर होता है। सो बेसिकली इसमें 2 रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, 2 ईस्ट सेलेक्टेबल मार्कर और एक बैक्टीरियल सेलेक्टेबल मार्कर है और एक सेंट्रोमियरिक रीजन है एंड एक हमारा जो है ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस जो है प्रेजेंट है। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द यैक वेक्टर। नाउ हम लोग कुछ इंफॉर्मेटिव थिंग्स हैं जिसको देखते हैं। सो